बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। हम रसायन विज्ञान का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो इसमें हमने धातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण आदि पढ़े। अब टॉपिक आता है कि धातुओं को हम प्राप्त कैसे करें, यानी धातुओं को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं धातुओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है, धरती की जो भूमि है, उस भूमि के अंदर नीचे धातुओं का पूरा भंडार है। बहुत सी धातुएं भूमि के नीचे पाई जाती हैं। तो हम उन धातुओं को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? पृथ्वी की जो भूपर्पटी है यानी भूमि है, उसके नीचे प्राप्त करते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं जैसे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और कॉपर कम अभिक्रियाशील होती हैं और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जिन्हें हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी जिसमें 3 प्रकार की धातुएं रखी गई थी। सबसे ऊपर जो धातुएं थी वे सबसे अधिक क्रियाशील थी, उसके नीचे जो धातुएं थी वो मध्यम क्रियाशील थी और सबसे नीचे जो धातुएं थी सक्रियता श्रेणी में वे सबसे कम क्रियाशील थी, यानी वे कम अभिक्रिया करती हैं या बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं और ये कम क्रियाशील होती हैं। तो जब ये अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करेंगी तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो जब ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तो इन्हें हम आसानी से भूमि के अंदर से प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध रूप में। ठीक है। अब दूसरा है सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं जैसे जिंक, आयरन, लेड आदि मध्यम क्रियाशील होती हैं और ये भूमि में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अब बात आती है सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं पाई जाती हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड आदि, इनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है, यानी ये कभी क्रियाशील भी होती हैं और कम क्रियाशील भी होती हैं। तो ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं और इनको जब हम भूमि से निकालते हैं तो ये इन यौगिकों के रूप में मिलती हैं। तो हमें इनको यदि शुद्ध रूप में प्राप्त करना है तो पहले हमें इन यौगिकों से निष्कर्षित करना पड़ेगा इन धातुओं को और फिर उन्हें शुद्ध करके तब हम उन्हें शुद्ध रूप में उन धातुओं को प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाने वाली धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आदि, इनकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है और ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाने वाली धातुएं हम जानते हैं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, तो ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती और हमेशा यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। तो इनको हमें भूमि से निकालने के बाद इनको भी हमें इनको निष्कर्षित करना पड़ता है। जो यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उन यौगिकों से इन धातुओं को अलग करना पड़ता है, फिर उन धातुओं को शुद्ध करके तब हम उन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। सभी धातुओं को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। बच्चों, अभी मैंने बताया कि जो भी धातुएं हमें भूमि से या धरती के नीचे से प्राप्त होती हैं उनको हमें शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उनका निष्कर्षण करना पड़ता है, जो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे।